गुड इवनिंग सभी को। आज अपने कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12 का अध्याय नंबर 5 मृदा अभिक्रिया सॉइल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। मृदा अभिक्रिया यानी कि मृदा के अंदर अम्ल और क्षारों की आपस में अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि धनायनों और ऋणायनों की आपस में अभिक्रिया होती है मृदा के अंदर, जिनसे जो मृदा है वो अम्लीय बनती है या क्षारीय बनती है या फिर उदासीन बनती है। तो उन अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करना है कि कौन से तत्वों की अधिकता के कारण या पीएच मान कितना होने पर जो मृदा है वो अम्लीय हो जाती है या फिर क्षारीय हो जाती है या फिर उदासीन हो जाती है। तो इन सभी के बारे में अपने अध्ययन करेंगे मृदा अभिक्रिया के अंदर। इसकी परिभाषा है मृदा अभिक्रिया। मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन एवं हाइड्रोक्सिक यानी कि OH- आयन के मध्य वह संबंध है जो यह निर्धारित करता है कि मृदा अम्लीय या क्षारीय अथवा उदासीन है। यानी कि मृदा अभिक्रिया क्या है? मृदा अभिक्रिया H+ आयन्स और OH- आयन्स के मध्य एक संबंध होता है जो यह निर्धारित करता है, यानी कि वो संबंध यह निर्धारित करेगा कि मृदा अम्लीय होगी या क्षारीय होगी अथवा उदासीन होगी। पिछले क्लासों में अपने पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है तो वो मृदा अम्लीय मृदा बन जाती है। अगर ऋणायन की OH की अधिकता होती है, ऋणायन की अधिकता होती है तो मृदा वो क्षारीय बन जाती है। अगर दोनों ही हाइड्रोजन आयन्स और हाइड्रोक्सिक आयन जो हैं वो संतुलित अवस्था में है, समान अनुपात के अंदर है, तो मृदा उदासीन मृदा कहलाती है, जो मृदा पीएच के द्वारा निर्धारित की जाती है। लेकिन वो मृदा किस प्रकार की होगी? वो अम्लीय मृदा होगी, क्षारीय मृदा होगी, उदासीन मृदा होगी। तो वो मृदा क्या है? पीएच के द्वारा निर्धारित की जाती है। पीएच अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होगी। अगर वो 7 से ज़्यादा है, 8, 9, 10 इस तरीके से बढ़ता है, ज़्यादा है, तो वो क्षारीय होगी। अगर पीएच 6 से 7 के बीच में है तो फिर वो उदासीन होगी। दूसरे शब्दों में मृदा अभिक्रिया का अभिप्राय मृदा विलयन की अम्लता, क्षारीयता एवं उदासीनता से है। यानी कि मृदा वो किस प्रकार की होगी? वो अम्लीय मृदा होगी, क्षारीय होगी या उदासीनता होगी। मृदा विलयन में विभिन्न तत्व आयन्स के रूप में होते हैं, यानी कि वो आयन जो हैं वो धनात्मक हो सकते हैं, वो ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो वो आयनों के रूप में विभिन्न तत्व मृदा के अंदर या मृदा विलयन के अंदर होते हैं। तो मृदा अभिक्रिया क्या है? मृदा अभिक्रिया एक ऐसा संबंध है जो यह निर्धारित करता है कि मृदा अम्लीय होगी या क्षारीय होगी, या यूं कहें कि वो उन पे H+ आयन्स होंगे या OH- आयन्स होंगे, या दोनों ही आपस में संतुलित अवस्था के अंदर होंगे। अम्लीय आयन जो हैं, अम्लीय आयन यानी कि H+ अगर आयन है, H+, NO3+, SO4-2 आदि, तो ये क्या होगा कि अम्लीय मृदा होगी अगर ये आयन्स मृदा के अंदर पाए जाते हैं। और क्षारीय में OH-, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आदि मृदा विलयन में होते हैं तो मृदा क्षारीय कहलाती है। यानी कि अम्लीय मृदा के अंदर H+, NO3+, SO4-2 ये सारे होंगे तो वह अम्लीय है। और अगर हाइड्रोक्सिक है, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आदि ये हैं, तो वो क्षारीय मृदा कहलाती है। और जब ये दोनों ही कोलाइड यानी कि दोनों ही तत्व H+ और OH- दोनों संतुलित अवस्था के अंदर होते हैं तो वह मृदा उदासीन होती है। जब मृदा कोलाइड पर H+ आयन का सांद्रण OH- आयन के सांद्रण की अपेक्षा अधिक होता है, यानी कि H+ आयन से ज्यादा है
और OH माइनस जो आयन्स हैं वो कम है। तो अगर H प्लस आयन ज़्यादा है, OH माइनस आयन कम है, तो वो अम्लीय मृदा होगी। अगर OH ज़्यादा है और H प्लस आयन्स की कमी है तो वो क्षारीय होगी। और अगर दोनों ही समान संख्या में होने पर मृदा अभिक्रिया उदासीन होती है। तो मृदा अभिक्रिया क्या करती है? एक ऐसा संबंध है जो यह बताता है कि मृदा पे H प्लस आयन्स होंगे, OH माइनस आयन्स होंगे, या फिर वो संतुलित अवस्था के अंदर होंगे, या फिर उसका pH मान 7 से कम होगा, या 7 से अधिक होगा, या 6 या 7 के बीच में होगा। तो ये सारा कुछ अपने को मृदा अभिक्रिया के द्वारा, जो मृदा पर आयन्स जो होते हैं उसके द्वारा अपने को पता लग जाता है। उसके बाद है मृदा pH। तो pH के बारे में तो सभी को पता ही होगा। pH एक प्रकार का स्केल होता है जो कि अम्लीय या क्षारीय या उदासीन होने का अपने को पता करवाता है, ज्ञान करवाता है। शुद्ध जल विद्युत कुचालक होने से एक निर्बल विद्युत विश्लेष्य होता है। साधारण ताप पर इसका विघटन अल्प मात्रा में होता है, जैसे निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। एक शुद्ध जल है, शुद्ध जल यानी कि H2O, इसका विद्युत के द्वारा अपघटन करवाया जाता है। तो ये टूटता है H प्लस आयन्स में और OH माइनस आयन्स में। इसको द्रवणपाती क्रिया की नियमानुसार लिखा जाता है। पीछे की क्लास में अपने पढ़ा होगा द्रवणपाती। तो द्रवणपाती क्रिया में क्या होता है कि जो ये आयन्स अपने को उत्पाद के रूप में प्राप्त हुए हैं, तो इन दोनों को बड़े कोष्ठकों में लिखा जाता है। इस तरीके से बड़े कोष्ठकों में लिखते हैं, और इसके बटे में जिसके मध्य अपने अभिक्रिया करवा रहे हैं, जहाँ जो टूट रहा है, वो इसके बटे में बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। तो ये द्रवणपाती क्रिया है, और इसको दिखाते हैं अपने K के बराबर में शो करते हैं। K क्या होता है? एक स्थिरांक होता है। अपने जल का ज्ञात कर रहे हैं तो जल में क्या होता है? K के साथ अपने लगाते हैं W, यानी कि ये जल का आयनिक विलयन बन जाता है। K के साथ यहाँ पे W लगा देते हैं तो ये जल का आयनिक विलयन। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। H प्लस बने हैं अपने यहाँ पे, तो H प्लस आयन का सांद्रण इंटू टूटा दूसरा कौन सा है? OH माइनस आयन, तो OH माइनस आयन का सांद्रण बटे में जल का ये सूत्र, इसका विघटन हुआ है तो ये आ जाएगा अब अभिघटित H2O का सांद्रण, और बराबर में स्थिरांक मतलब अपने आप ही आ जाएगा, K आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से शो करते हैं। H प्लस बड़े कोष्ठक में, फिर OH माइनस, और बटे में आ जाएगा H2O, और बराबर में K के एक स्थिरांक है। कोष्ठक में लिखी हुई आयन्स की सांद्रता प्रदर्शित करती है, जहां पर K एक विघटन स्थिरांक होता है। एक निश्चित ताप पर अपघटित अणुओं की सांद्रता स्थिर होती है। तो ये द्रवणपाती क्रिया के अनुसार अपने को यहाँ पे दिखाया गया है। और जो यहाँ पे KW है, KW क्या है? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? H प्लस आयन्स और OH माइनस आयन की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, जिसे KW द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि H प्लस आयन्स और OH माइनस आयन की सांद्रता का गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, जिसे KW द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वैज्ञानिक SPL सैरोसन ने 1909 में किसी विलयन के H प्लस आयन सांद्रण को ग्राम आयन्स प्रति लीटर में व्यक्त किया, जह 10 की ऋण घात को धनमान देकर प्राप्त किया जाता है। तो जो ये pH के बारे में अपने को बताया, ये वैज्ञानिक SPL सोरेनसन 1909 के अंदर इसकी परिभाषा हो जाएगी। किसी विलयन की pH उसके 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक होता है। यानी किसी विलयन का जो pH है, किसी विलयन का pH उसके 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन, यानी कि 1 लीटर जो है, 1 लीटर जो इसका विलयन है उसके अंदर कितने ग्राम हाइड्रोजन आयन्स उपस्थित है, उस हाइड्रोजन आयन का व्युत्क्रम का मतलब उसको 1 के भाग में रखने पर, 1 के बटे में रखने पर हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को
का लघुगणक होता है, यानी कि लघुगणक का मतलब लॉग होता है, लॉगरिथम लॉग होता है। किसी कोई भी विलयन होगा, किसी विलयन की पीएच उसके 1 लीटर, यानी कि जो 1 लीटर उसका विलयन लेंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन्स आयन सांद्रण के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है 1 और उसके बटे में 1 के बटे में H+ आयन्स लिखना, ये होता है उसका व्युत्क्रम। और उसका साथ में क्या लगाना है, लघुगणक का मतलब होता है उसके साथ में लॉग लगाना, यानी कि ये तो हो गया लघुगणक लॉग, व्युत्क्रम का मतलब 1 + 1 और बटे में H+ आयन्स, इस तरीके से होगा ये क्या होता है, इसका पीएच होता है, पीएच मान। किसी विलयन के पीएच उसके 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक होता है। इस तरीके से लिख सकते हैं, पीएच है वो क्या है, हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम के लॉग के बराबर होता है। अब लॉग का ये नियम होता है कि जो भाग वाली संख्या अगर उसको अपने ऊपर लेके आते हैं तो वो ऋणात्मक हो जाता है, बटे में संख्या तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऋणात्मक। इसी प्रकार के अगर OH- आयन्स की बात करें तो ये भी क्या होगा, सेम उसी प्रकार से OH- आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम के लॉग के बराबर होता है, ठीक है, लघुगणक के बराबर होता है। तो ये भी जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर और यहाँ पे OH- आयन्स के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है ये जो पीएच मान है किसी विलयन का। जहां पर P पोटेंस जर्मन पावर को प्रदर्शित करता है, यानी कि शक्ति को प्रदर्शित करता है, जो P है पावर को, जो लघुगणक है। दूसरे शब्दों में P बराबर पोटेंटल को प्रदर्शित करता है, जो हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। H+ आयन से जो हाइड्रोजन आयन की सक्रियता को प्रदर्शित करता है, यानी कि ये जो P है, ये P तो क्या करेगा, पावर को शो करता है, और जो ये H है, H क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की सक्रियता को प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत जो OH- आयन है, ये OH- आयनों की व्युत्क्रम सक्रियता का लघुगणक POH कहलाता है। या तो H+ आयन्स यानी कि हाइड्रोजन आयन की सक्रियता को प्रदर्शित करता है, और OH है जो वो OH- क्या करेगा, OH- आयनों की व्युत्क्रम सक्रियता को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से ये लिखा जाता है। ये थोड़ा सा बुक में मिसप्रिंट हुआ है, कॉपी में जैसे मैंने बताया उस तरीके से ही है। OH सांद्रण POH स्केल से मापा जाता है। PH तथा POH का योग सदैव 14 होता है, यानी कि अगर दोनों को जोड़ा जाए PH और POH को तो इसका योग हमेशा 14 होता है, जो pH स्केल पर 1 से लेकर 14 तक लिखा होता है। जब pH अधिक होगा तो POH उसी क्रम में कम होता है, यानी कि अगर अपने इस तरीके से माने कि एक इस तरीके से pH स्केल है, ये बीच में 7, इधर 7 से कम है तो अम्लीय, इधर 7 से ज्यादा है तो ये क्षारीय हो जाएगी, ये क्षारीय और ये होती है अम्लीय। अगर इधर मान कम जाएगा, इधर अम्लीय होगी, कम, ये मान कम होगा तो ये मान अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों का योग आपस में क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अगर इसका मान 6 है तो इसका मान 8 हो जाएगा, इसका मान 4 है तो इसका मान 10 हो जाएगा, यानी कि इधर अगर मान घटता है तो इस तरफ बढ़ जाएगा, अगर इस तरफ बढ़ता है तो इस तरफ घट जाएगा, यानी कि दोनों का योग क्या होता है, आपस में 14 होता है दोनों का योग। तो pH स्केल है तो pH स्केल इस तरीके से होता है, इस तरह पर यहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 तक होते हैं। 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, अगर पूरा पूरा 6 7 लगभग हो तो फिर वो उदासीन होता है। pH मृदा का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है, इससे मृदा की अम्लता एवं क्षारीयता को माप सकते हैं। इसका मापन pH स्केल द्वारा किया जाता है, यानी कि मृदा अम्लीय है या क्षारीय है तो इसका मापन अपने किसके द्वारा, pH स्केल के द्वारा करते हैं। pH स्केल के द्वारा 0 से 14 तक मापी जाती है। जो pH है वो स्केल के द्वारा 0 से 14 तक मापी जाती है, जिसमें अगर पूरा पूरा 7 है तो उदासीन बिंदु होगा। pH स्केल
में pH 0 सक्रिय अम्लता की अधिकतम सीमा है। अगर pH पे pH का मान अगर 0 है तो वो पूरा सक्रिय अम्ल है, और अगर 14 है pH तो वो इसका मतलब पूरा सक्रिय क्षार है। 0 है तो वो सक्रिय अम्ल, और अगर 14 है तो पूरा सक्रिय क्षार होगा। उदासीनता पर, यानी कि जब वो उदासीन होगा, कोई भी मृदा है, कोई विलयन अगर वो उदासीन होगा तो दोनों का मान क्या होगा, pH का और pOH दोनों का मान होगा 7 होता है। अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय हो जाएगी मृदा, या विलयन है वो अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 से बढ़ता है तो वो मृदा या जो विलयन है वो क्षारीय हो जाता है। ये pH स्केल देख रहे हो आप, ठीक है। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आता है, 7 तक आता है तो ये अम्लीय। अगर 7 से बढ़ गया तो वो क्षारीय हो जाएगा, और अगर 6 7 के बीच में रहता है तो फिर वो उदासीन होता है। उसके बाद है मृदा अभिक्रिया का कोलाइडी नियंत्रण। इसमें आता है प्रतिशत बेस संतृप्ति। तो बेस क्या होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि, ये जो धनायन होते हैं जो मृदा के द्वारा अधिशोषित किए जाते हैं तो उनको बोलते हैं बेस, बोलते हैं, भस्म कहते हैं। कोलाइडी जटिल के विनिमय भस्म तथा अधिशोषित हाइड्रोजन्स एवं एल्यूमिनियम के अपेक्षित अनुपातों को प्रतिशत बेस संतृप्ति से दर्शाया जाता है। यानी कि जो ये विनिमय भस्म है, विनिमय भस्म का मतलब जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि जो धनायन है, वो धनायन और हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम और जो ये विनिमय भस्म यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह है, इन दोनों का जो अनुपात होगा, अपेक्षित वो जो अनुपात होता है, उस अनुपात को प्रतिशत बेस संतृप्ति से दर्शाया जाता है। यानी कि अगर मान लिया जाए कि पूरी की पूरी ये मृदा है, इस मृदा पर हाइड्रोजन्स आयंस भी होते हैं, एल्यूमिनियम आयंस होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं और कैल्शियम होते हैं और पोटेशियम भी होते हैं, सोडियम भी होते हैं। इस प्रकार से सभी इस पे मृदा के ऊपर क्या होते हैं, धनायंस अधिशोषित होते हैं, क्योंकि मृदा जो है वो कोलाइडी कण होता है। कोलाइडी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, तो ये अपनी ओर धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इन सभी का, यानी कि इन सभी का एक अनुपात और इन दोनों का एक अनुपात, इन दोनों को जो आपस में अनुपात होगा दोनों धनायनों का, हाइड्रोजन्स आयन और एल्यूमिनियम आयंस का, और भस्म का मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इनका जो आपस में अनुपात होगा कि ये कितनी मात्रा के अंदर अधिशोषित है मृदा पर और ये कितनी मात्रा पर अधिशोषित है, तो इन दोनों का आपस में जो अनुपात होगा वो अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिशत बेस संतृप्ति से दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन्स आयन कितने हैं, एल्यूमिनियम्स आयन कितने हैं, और अनुपात का मतलब इसमें कैल्शियम आयंस कितने हैं और मैग्नीशियम आयंस कितने हैं और पोटेशियम आयंस कितने हैं, इनका आपस में जो अनुपात है और प्रतिशत निकालने के लिए इनटू में लगाते हैं अपने 100। तो इस तरीके से प्रतिशत इसका निकाला जाता है। यानी कि पूरे जो धनायन है वो धनायनों में से हाइड्रोजन्स आयन और एल्यूमिनियम आयनों की संख्या कितनी है, मात्रा कितनी है, और मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम इनकी मात्रा कितनी है, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाता है, प्रतिशत बेस संतृप्ति से दर्शाया जाता है। स्पष्ट है, कम बेस संतृप्त प्रतिशतता पर अम्लता अधिक होगी। अगर ये जो अनुपात है वो अगर कम है तो वो क्या होगा, वो अम्लता अधिक है, तथा 100 के लगभग अगर वो हो जाता है तो वो प्रतिशतता का अर्थ उदासीनता या क्षारकता होती है। उसके बाद मिसल की प्रकृति, समान प्रतिशत बेस संतृप्ति पर विभिन्न प्रकार के कोलाइडी के पीएच मान अलग अलग होते हैं। यह विभिन्न कोलाइडी पदार्थों की मृदा विलयन में को H+ आयन देने की क्षमता अलग अलग कारण होने के कारण होता है। यानी कि जो प्रतिशती बेस संतृप्ति है उनका मान क्या होता है, वो अलग अलग होता है। अब अलग अलग क्या होता है, क्योंकि उसमें जो H+ आयन्स होते हैं वो अलग अलग मात्रा के अंदर होंगे। कोई मृदा होगी जिसके अंदर H+ आयन की अधिकता होगी, कोई मृदा होगी जिसमें H+ आयन की कमी होगी, कम होगी। तो ये अलग अलग होने के कारण क्या होता है कि इनका जो बेस संतृप्ति का मान है वो अनुपात है वो भी अलग अलग होता है। उसी को अपने मिसल की प्रकृति कहते हैं।
अधिशोषित भस्मों की प्रकार। तो भस्म आप समझ गए होंगे, जो मैंने भी बताया वो भस्म होते हैं सारे के सारे विनिमय भस्म, जैसे बोला था अभी। कोलाइडी जटिल में उपस्थित विशेष अधिशोषित भस्मों की तुलनात्मक मात्रा का भी मृदा पीएच पर प्रभाव होता है। सोडियम संतृप्त मृदाओं का पीएच कैल्शियम मैग्नीशियम से संतृप्त मृदाओं के पीएच से अधिक होता है। यानी कि अगर सोडियम आयंस की अधिकता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की धनायन की अगर कमी है तो उसका जो पीएच मान होगा वो अधिक हो जाएगा, यानी कि 7, 8, 9, 10 इस तरीके से 8.5 से अधिक हो जाएगा। यदि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम धनायनों की कमी है और सोडियम आयंस की अगर ज्यादा है, अधिकता है तो। इस प्रकार यदि प्रतिशत बेस संतृप्त 90 है तो कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम तथा सोडियम का अनुपात यदि एक समय 10, अब 10 का मतलब ये हो गया कि इसमें जो कैल्शियम की मात्रा है वो 10 है, मैग्नीशियम की मात्रा 3 है, पोटेशियम की मात्रा 1 है और सोडियम की मात्रा 1 है। और दूसरी तरफ देखें, अगर कैल्शियम की मात्रा 5, मैग्नीशियम की मात्रा 1, पोटेशियम की मात्रा 1 और सोडियम की मात्रा अगर यहाँ पे 9 होगी तो इसका मतलब जो ये वाला जो अनुपात आया उस अनुपात का क्या होगा, पीएच ज्यादा होगा। क्योंकि इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे तो सोडियम की मात्रा 1 ही है और यहाँ पे सोडियम की मात्रा 9 है। अगर सोडियम की मात्रा अधिक होगी तो वहां पे पीएच का मान भी निश्चित रूप से अधिक होगा, यानी कि वो क्षारीय मृदा होगी। उसके बाद है मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन मृदा जो पीएच है वो उसमें परिवर्तन किस कारण से आता है, उसमें जो मृदा का पीएच का मान है वो किस तरीके से परिवर्तन होता है, क्यों परिवर्तन होता है। तो उसको इसमें 2 भागों में बांटा गया। एक तो अम्ल उत्पाद कारक यानी कि अम्लों का उत्पादन होता है और दूसरा है अपना बसपु उत्पादक कारक। उसके बाद इसमें पहला अम्ल उत्पादक कारक है। तो अम्ल उत्पादक कैसे बनते हैं, जैसे अभी आपको याद हो तो हमने कार्बनिक जो पढ़े थे उसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन किया था। कार्बोहाइड्रेट की सरल श्रृंखलाएं थी, वो पूर्ण रूप से अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अगर उसका पूर्ण रूप से अपघटन नहीं होता, अपघटित नहीं होती, तो वो विभिन्न प्रकार के अम्लों का निर्माण करते हैं। अब विभिन्न प्रकार के अम्ल बनेंगे या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्लों का निर्माण करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मृदा का पीएच मान है वो कम हो जाता है और मृदा है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है, यानी कि इसमें H+ आयन की अधिकता हो जाती है। अब H+ आयन की अधिकता होगी तो मृदा वो अम्लीय होगी। अगर मृदा अम्लीय होगी तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो अम्ल उत्पादक कारक हो गए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें अकार्बनिक अम्ल जैसे H2SO4 है, HNO3 मृदा को H+ आयंस प्रदान करते हैं। जैसे अभी पीछे अपने जो चैप्टर करके आए हैं उसमें अपनी विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया देखी थी, सल्फ्यूरिक अम्ल की, ठीक है, पायराइड की अभिक्रिया वगैरह देखी थी। उसमें अपने देखा था कि H2SO4 जो क्या करता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को घुलनशील अवस्था में कर देता है और वहां से H+ आयन मुक्त होते हैं, तो जो क्या करते हैं मृदा को अम्लीय रूप प्रदान कर देते हैं। उसके बाद नम प्रदेशों में वर्षा अधिक होने से क्षारों का लीचिंग द्वारा हार्स होने के कारण अम्लता बढ़ जाती है। तो ये भी अपने जब अधिक वर्षा होती है, जहाँ मृदा के अंदर अपने अधिक सिंचाई करते हैं, तो जो लवण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, पेंदे में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि क्षारों का क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। क्षारों की कमी होगी तो वहां पे क्या होगी, अम्लता की अधिकता हो जाएगी, यानी कि एक चीज कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। उसके बाद दूसरा है बसम उत्पादक कारक। मृदा निर्माण का कोई भी प्रक्रम जो मृदा में विनिमय भस्म जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम का निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं, उनके द्वारा अम्लता में कमी तो क्षारीयता में वृद्धि होती है। यानी कि अगर ये सारे हैं तो उसमें क्या करेगा, अम्लता के अंदर कमी हो जाएगी। अगर सोडियम की अधिकता होती है तो वो क्षारीय के अंदर भी वृद्धि होगी। इन प्रक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रम अपक्षय की है, जिसके द्वारा विनिमय धनायन खनिजों से मुक्त होते हैं तथा फिर कोलाइडी अधिशोषण के लिए प्राय रूप में उपस्थित रहते हैं।
यानी कि अपक्षय में क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार के ये भस्म है ये मुक्त हो जाते हैं, नीचे पैंदे में चले जाते हैं। तो उसके बाद जो कोलाइडी कण है वो वापस से अधिशोषण के लिए उपस्थित हो जाते हैं, यानी कि धनायनों को अधिशोषित करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। और पदार्थ जैसे चूना पत्थर मिलाने से भी मृदा में धात्विक धनायन की मात्रा में वृद्धि होती है। सिंचाई जल में विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं जो जिनके द्वारा धनायन मृदा कोलाइड के अधिशोषित होकर मृदा क्षारकता पैदा करते हैं। यानी कि जो चूना पत्थर वगैरह होते हैं ये मिलाने से तो जो H+ आयन है उनकी अधिकता हो जाती है और मृदा अम्लीय बन जाती है। और जो सिंचाई के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं वो धनायन मृदा कोलाइड्स अधिशोषित होकर मृदा क्षारकता पैदा करते हैं। शुष्क तथा अर्धशुष्क प्रदेशों में जहां वर्षा बहुत कम होती है वहां क्षार लीचिंग के द्वारा नष्ट नहीं होते बल्कि वहां पर एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण pH अधिक हो जाता है। उसके बाद है मृदा pH को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी कि मृदा का जो pH है वो किन किन कारणों से प्रभावित होता है, इसके बारे में आगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। यानी कि वो पैतृक पदार्थ हैं, अगर वो पैतृक पदार्थ पहले से अम्लीय या क्षारीय चट्टानों से बने हैं तो वो उसका जो pH मान है वो भी अम्लीय या क्षारीय होगा। उसके बाद जैसे अवक्षेपण है, तो अवक्षेपण के अंदर भी यही कि वर्षा के जल में जो क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम निक्षालित हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और उनके स्थान पर क्या होता है कि अम्लीय हाइड्रोजन्स आयन आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मृदा का जो pH मान है वो कम हो जाता है। पैतृक पदार्थ यानी कि जहां से मृदा बन रही है वो या तो क्षारीय चट्टानें होंगी तो उसका जो pH मान है वो भी क्षारीय होगा, यानी कि 7 से अधिक होगा। अगर वो चट्टानें जहां से मृदा का निर्माण हुआ है अगर वो अम्लीय चट्टानें हैं तो वो क्या बनेगी, जो मृदा है वो अम्लीय बनेगी। अवक्षेपण में है कि जो वर्षा के जल से क्षारीय तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम है, ये क्षारीय तत्व हैं, ये निक्षालित हो जाते हैं, यानी कि जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं, जिनका वाष्पीकरण हो जाता है। तो उसके बाद क्या होगा कि मृदा अम्लीय यानी कि उस पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन्स आयन की अधिकता हो जाएगी, जिससे मृदा pH मान कम होता है। यानी कि जो जब वर्षा होगी तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स हैं ये या तो जल के साथ घुलकर नीचे चले जाएंगे, जिनका वाष्पीकरण हो जाएगा। अब ये वहां से चले जाएंगे तो जो मृदा कोलाइडी कण है वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन्स आयन को अधिशोषित करेंगे। हाइड्रोजन्स आयन को अधिशोषित करेंगे तो उससे क्या होगा, pH जो मृदा का pH मान है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो मान की मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी और उसका pH मान कम होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुभ दिन, धन्यवाद।